नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप मेरे साथ विंडो में देख रहे हैं पंकज प्रसून, एनएमएफ का वो चेहरा जिसको लोग सुनते हैं। तो पहले मैं स्वागत कर लेता हूं पंकज प्रसून का। पंकज बहुत-बहुत स्वागत है और चूँकि मैं पंकज को ज़्यादा जानता हूं, मेरे साथ काम किए हैं तो ये एक मैं सीनियर भी रहा हूं तो इसीलिए मैं पंकज जी की बजाय पंकज बोल रहा हूं। तो इसीलिए आप लोगों नहीं से मुझे सर, नहीं नहीं सर, आप ही लोग आपसे सीखा था बहुत शुरुआती में और नहीं, इसलिए नहीं। सर ही हैं, हमेशा के लिए सर ही रहेंगे। तो पंकज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल इस समय देश में चल रहा है। एक तरफ तो यूजीसी को लेकर जो बीजेपी के बहुत लंबे समय तक समर्थक भी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत उन्होंने 2011, 12, 13, 14 तब से सुन वो लोग अचानक बहुत नाराजगी हुई है, जो भी हुआ मतलब वो। और दूसरी तरफ इस चीज का फायदा उठा के जिन लोगों का ये हमेशा से कि जो ये कहते थे कि हम फंसाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग तिलक तराजू तलवार जूते मारो चार वाले लोग थे, जो ये जिस किस्म की राजनीति जो खत्म हो रही थी, उसको लेके फिर उभर गए। आप इसको कैसे देख रहे हो? जेएनयू में एक जुलूस बहुत दिनों बाद निकला, आपने परसों रात में देखा होगा वो जुलूस, हम जब बात कर रहे तो 2 दिन बिल्कुल। गुजर जाते हैं। और उसके बाद आप अलग-अलग किस्म की घटनाएँ भी देख रहे हैं कि पिटाई कर रहे हैं वो लोग सड़कों पे। तो इसको शुरुआत से आप बताएँ कैसा आपको लग रहा है और क्या माहौल चल रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मौका मिल गया है। वो थे तो ऐसे ही, लेकिन एक जो कैटलिस्ट होता है ना, एक कुछ ऐसा मुद्दा आया कि उन लोगों को लगा कि हाँ, दिस इज आवर चांस। जेएनयू को आप भी जानते हैं, हम लोग भी वहाँ स्टूडेंट लाइफ से वगैरह सब कुछ देख रहे हैं। हर दशहरे को सर वहाँ महिषासुर दिवस मनाया जाता था, जी। हमेशा से। हमेशा से देवी दुर्गा जी के बारे में अपशब्द लिखना, वहां जेएनयू की दीवारों पे मैंने भी अक्सर देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। क्या क्या नहीं कहा गया, सरस्वती जी को क्या कहा गया, वो सब होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूजीसी के बहाने। यूजीसी पे आज मेरी एक इंसान के साथ चर्चा हो रही थी, वो खूब नाराज है मोदी सरकार से, खूब नाराज। और उनको लग रहा है कि बस मोदी से बड़ा सवर्णों का कोई दुश्मन नहीं और आरएसएस से बड़ा कोई ब्राह्मणों का दुश्मन नहीं। मतलब वो इस माइंडसेट में चले गए हैं। मैं उनसे आज जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जानते हो पंकज, नींबू को बहुत ज्यादा निचोड़ने के बाद पता है कड़वा हो जाता है। अब ये मुद्दा वैसा ही निचोड़ा जा रहा है, रस जो निकलना था निकल गया, अब तो बस कड़वाहट सिर्फ है। और ये कड़वाहट क्यों है? क्योंकि वो खुद बता रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि यार अगर यूजीसी ठीक है, मान लिया कि गलत था, तो प्रदर्शन हुए, वो भी सही। चलिए मान लिया आपका विरोध करने का हक था, लोकतंत्र में है तो आपका विरोध करने का हक है। कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। मेरे हिसाब से उस वक्त ये मुद्दा शांत हो जाना चाहिए था, थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि यह मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि यह मुद्दा डाई डाउन करे। कोई तो ऐसा है ना कि जो नहीं चाह रहे हैं। फिर मुझे कुछ जानकारी मिली सर, मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूं। बहुत अच्छी। मुरादाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उन बिजनेसमैन की नोएडा के कुछ यूट्यूबरों से बड़ी अच्छी जान पहचान है। वो बिजनेसमैन किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। वहां से मुझे ये खबर मिली कि 4-5 यूट्यूबरों को बकायदा पेमेंट गया था। अच्छा। वो पूरा यूजीसी प्रकरण के पहले। और मैं हैरान रह गया, नहीं जी मुझे ये विश्वास नहीं है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर किसी ने मुझे थ्रेड भेजना शुरू किया उनके बारे में। उनमें से एक का मैंने भी आपको भेजा है, तो छोड़ दीजिए, उसका नाम नहीं लेते हैं, जी, कोई जी। महत्व का नहीं है वो। हाँ, हाँ, ठीक। तो वो क्या है, जब ये मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करो जरा। फिर मैं देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठंडा हो रहा था। इसके बावजूद कभी वो आस्था सिंह एचडीएफसी बैंक वाली वो वायरल हो रही है, फिर कभी ये मैं रुचि तिवारी के बारे में थोड़ा सा देख रहा था कि ये है कौन। अचानक जब कोई आ जाए ना तो फेस वैल्यू पे खबर नहीं लेनी चाहिए हमें। जी, जी। तो जैसे कि पूरा देश उद्वेलित, ये एक ब्राह्मण लड़की के मॉब लिंचिंग की कोशिश की, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सोचा यार गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन थोड़ा पता करता हूं कि ये है मोहतरमा को।
और मैं दर्शकों से भी यही अपील करता हूं कि जरा पता कर ले, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, जरा सब पता कर ले, आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिर आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि अचानक कोई संतोष वर्मा आईएएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश का, वो एक स्टेटमेंट देता है कि ब्राह्मण बहु बेटियों लड़कियों को उठाकर शादी कर लेनी चाहिए। फिर देखता हूं कि उसके काउंटर में एक अनिल मिश्रा जी आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही वो वकील हैं। बाद में पता चलता है कि अनिल मिश्रा जी एनएसयूआई के भी सदस्य रह चुके हैं। पता चलता है कि वो जो संतोष वर्मा था वो दिग्विजय सिंह का करीबी है। मेरा माथा ठनका, ये चल क्या रहा है भाई। फिर पता चला कि यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अचानक भक्त बन गए अखिलेश यादव, और फिर अजय राय वहां पे चले आए। फिर पता चला अनिल मिश्रा जी उठ के मध्य प्रदेश से यूपी में पहुंच गए हैं। मुझे लगा कि ये सब अचानक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में आपको सिर्फ घटनाएं कवर नहीं करनी होती है, बिटवीन द लाइंस, पीछे की कहानी, ये सब आपको जानना होता है। कई बार हम कुछ बताते हैं, कई बार हम कुछ अपने पास रख लेते हैं। फिर अचानक देखा कि मणिकर्णिका घाट को भी लेकर भी विवाद है। अचानक देखा कि ये जेएनयू में कन्हैया कुमार पहुंच गया, और मुझे लगा कि 2-4 साल बाद पहुंचा। मैंने कहा कि ये चल क्या रहा है भाई, ये डफली बजा रहा है अचानक। फिर एक और मीटिंग हुई दिल्ली में, वो किसान नेता जुटने लगे। उन किसान नेताओं का प्रोफाइल जाके चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया पे वायरल है कि कौन कौन लोग आए थे। ये अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, हुआ कि नहीं ये सब? हाँ, ये सब तो दिख रहा मैं है। सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, चाहे ना धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर रहा हूं कि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि हर क्लाउज को पढ़ें, ना मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो यह मामला फिर ठंडा क्यों नहीं हुआ, उसके बाद इसको रबड़ की तरह खींचा क्यों जा रहा है, इसके पीछे किसका इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। आप यूजीसी में लाख बुराइयां ढूंढिए, कबूल है। आप धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में कुछ भी कहिए, यह मुझे कबूल है। लेकिन यह कबूल नहीं है जब एक लड़की वीडियो बनाती है और कहती है कि अलग स्वर्ण देश चाहिए। यार, देश तोड़ने की बात तक आ गई मामला। किसी को सवर्ण देश भी चाहिए अलग से, फिर एक और खींच के अलग अलग तरीके से ले जा रहा है। मुझे लगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं। ये कोई भी मामला आता है, सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उसको सॉल्व करती है, फिर देश आगे बढ़ता है। लेकिन ये नींबू लगातार निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, और अब सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट फैल रही है। अब मुझे जो कुछ समझ में आया सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई भी चीज अचानक नहीं होता इस देश में। और जिसको लगता है कि ये लोन इंसिडेंट है, उसके पीछे जब आप देखने लगिएगा तो मैं ये देख रहा था कि अचानक सरकार ने इसको जारी नहीं किया, उससे पहले ही वो यूजीसी वाला क्लिपिंग्स घूमने लगा था सोशल मीडिया पर। जब सरकार ने सार्वजनिक ही नहीं किया तो यूट्यूबर को कैसे पता चला, वो वीडियो कैसे बनाने लगे? अगर अभी तो किसी के पास नहीं आया था ड्राफ्ट से पहले वीडियो बनाने लगे। आप जाके देखिए, वो आप कोई भी जाके इसको देख सकता है कि किसी सार्वजनिक रूप से कहीं पे ये नहीं लगा था, फिर उनको वही वाला क्लिप कैसे मिल गया जो आपत्तिजनक था? कोई ना कोई तो दिया होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा होगा उसमें कि जो ये पूरा नैरेटिव सेट करना चाह रहा होगा। या तो सरकार में होंगे, या उस कमेटी में जो लोग थे उनमें से किसी ने लीक किया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संयोग नहीं, प्रयोग है। और तो लगातार मैं जी 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 प्लीज कंटिन्यू। और मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रयोग न इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए है, और न ही 2029 के लिए है, क्योंकि 2029 में बहुत वक्त है सर अभी। यह प्रयोग कुछ और है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी को लेकर यह प्रयोग है। हो सकता है कि मेरी आशंका गलत हो, लेकिन जो सारे इंसिडेंट हैं वो इशारा यही कर रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, या फिर बटोगे तो कटोगे के काउंटर में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और दोनों तरफ के लोग हैं, क्योंकि पता चलता है कि कोई अदिति मिश्रा
वो भी ब्राह्मण, वो भी वामपंथी के तरफ से खड़ा हो जाती है, कन्हैया कुमार ब्राह्मण वामपंथ के तरफ से खड़ा हो जाता है, कुछ सवर्ण यूट्यूबर खड़े हो जाते हैं, कुछ तो भाई डिक्लेयर्ड है वो भी खड़ा होता है, और इधर से भी वही खड़े हो जाते हैं दोनों तरफ से। अब ये दोनों तरफ तो एक ही तरह के लोग हैं भाई, तो ब्राह्मणवाद से आजादी किसको चाहिए? अदिति मिश्रा को चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, कन्हैया कुमार को चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, किसको चाहिए? और फिर इधर का देख लीजिए कि सवर्णों के साथ सत्यानाश हो गया, नौकरी नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अब मैंने कहा किसने रोका पढ़ाई? मेरे तो बाल बच्चे सब पढ़ रहे हैं सर, और बड़ी वाले तो कॉलेज में, उनको तो कुछ पता भी नहीं, मतलब वो तो आराम से करिए कि नहीं, यहां तो ऐसा कुछ माहौल नहीं। तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा है इसको, और ये प्रयोग है यूपी को लेकर प्रयोग है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में है कि यूपी एक बार धराशायी हुआ ना, वो अगर किला ध्वस्त हुआ तो समझ जाइए कि फिर 2029 भी संकट में आ जाएगा। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपको भी याद होगा, ये 2020-21 की बात है। उसमें राहुल गांधी एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और कांग्रेस के कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो SC ST को सवर्ण से लड़ाओ, OBC को लड़ाओ। आपने वो वायरल वीडियो देखा ना? जी जी। और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। क्या वो भी अनायास था? ऐसे यूं ही था? चीजों को, डॉट्स को जोड़ने के बाद कुछ अलग लगता है, नो डाउट। गलती तो इनसे हुई है, गलती तो धर्मेंद्र प्रधान से हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उस पर भी तो नजर डालना है। अचानक कुछ नहीं होता सर। अचानक से कोई आस्था सिंह का वीडियो पूरे नेशनल लेवल पे 24 घंटे के अंदर वायरल नहीं होता। मुझे अलग अलग लोग अलग अलग, कुछ मध्य प्रदेश के वीडियो भेज रहे हैं, कुछ यहां के वीडियो भेजे। मैंने कहा अचानक ये क्या हो गया? इसका मतलब कोई ना कोई टूलकिट जरूर काम कर रहा है। अच्छा, ये जो खेल है, इस सब खेल में मतलब चलिए मान लीजिए, लेकिन ये जो जी हम लोग दोबारा से हमने देखा एक उभार की, चलो जातिवादी जातिवादी ये सब चीजें निकल के आ गई। हालांकि देखिए इनिशिएशन तो वहीं से हुआ कि भाई UGC से आया, वो हुआ, बिल्कुल लेकिन उसका बिल्कुल। फायदा आपने देखा होगा कि जो हम लोग अक्सर देखते थे रिएक्शंस आना चाहिए, और जो OBC के जो तथाकथित नायक बनने के लिए, या आपने देखा होगा एक नया खेल हो गया था जो जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर से हटा दिया, उसके बाद ना ना पढ़ाने की शऊर था ना कुछ था, तमाम चीजें डिग्री विग्री में भी ऐसे ही उसको, वो तमाम उसने कहा सड़कों पे उतरो, अपने संघर्ष करो, कोई निकला नहीं किसी ने भी। बिल्कुल बल्कि कड़वी टिप्पणी भी, मुझे तो ये लगा जनरल कैटेगरी से ज्यादा कड़वी टिप्पणियां आई, बजाय इसके कि OBC से कोई निकल के कह रहा हो कि नहीं इसको लागू करो। तो ये सब चीजें तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में थी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब ये नहीं हो गया, डाई डाउन भी हो गया था, अचानक ये सब खेल शुरू हुआ जिनको आप कह रहे हैं। अगर जो बंगाल उनका निशाना क्यों नहीं है? अगर बंगाल, इसका असर बंगाल में क्यों नहीं होगा आप कह रहे हो, या असम में क्यों नहीं होगा? ये क्यों? सर, ये इसलिए क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां जाति कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ना बंगाल में कास्टिज्म वैसा है, और साउथ इंडिया को तो इससे बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं, वहां कुछ हो भी नहीं रहा है। चाहे वो केरला कहे या तमिलनाडु कहे, वहां अपना अलग मुद्दा है। असम में भी कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा आग्रह नहीं है। जो भी कवर कर रहा है वो, कभी भी देखने रहा हूं कि वो लोगों से भी बातचीत करते हुए, पत्रकारों को देख रहा हूं, वहां कास्ट नहीं है, वहां दूसरे फैक्टर्स हैं। असम में बांग्लादेशी, असमिया पहचान, तो ये सब मुद्दा है। बंगाल में भी तो हमेशा से वहां पार्टी लाइन पे ज्यादा, वो कास्ट नहीं है वहां। तो जब इन 5 राज्यों में कास्ट नहीं है तो ये कास्ट की आग किसके लिए है? अगले साल कहां चुनाव है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज सर, आपने कहा कि बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से, सवर्णों के तरफ से भी या OBC या SC के तरफ से भी, आम जनता बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है जैसा मंडल पार्ट 1 में थी। मंडल पार्ट 1 में तो सड़कों पे उतर गए थे दोनों तरफ के लोग, और वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी। मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि आज जो माँ बाप बने हैं वो सब उस दौरान के लोग हैं जब ये मंडल 1 आया था। तो वो देखते हैं, वो उन्होंने भोगा है उस चीज को, चाहे वो OBC समाज से हो या सवर्ण समाज से हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बाल बच्चे भी वही सब कुछ देखे जो हमने महसूस किया है।
तो यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे खूब है, लेकिन आपको सड़कों पे यह पूरा मुद्दा नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं आज की तारीख में, कोई नहीं। ये सवर्ण अगर कुछ संगठनों की बात कर रहे तो आम जनता बहुत ज्यादा, हां, मुद्दे का पेनिट्रेशन है, चर्चा कर रहे हैं। ये ओबीसी समाज भी चर्चा कर रहा है, एससी एसटी समाज भी चर्चा कर रहा है, चर्चा है, लेकिन कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है, मंडल पार्ट 1 की तरह। और बीच बीच में आता है ना, एक बार इसी तरह एम्स में आया था, और जब वो डॉक्टर प्रदर्शन किए थे आरक्षण वगैरह को लेके, आपको याद होगा एम्स में भी एक आंदोलन हुआ था। तो बीच बीच में ये सब मुद्दा आता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे जो है ना, जो आते रहते हैं, उन्होंने प्रेशर कुकर की तरह काम किया है कि जब थोड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ है तो सीटी निकल गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा इस बार दिख नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वोटिंग पैटर्न या फिर जो पार्टियों का, क्योंकि कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश भी देखें तो अगर मान लिया कि मैं मान लेता हूं कि अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है कि सवर्ण वोट टूट जाए, अगर एक्सपेरिमेंट किया भी है, फिर भी वो खुल के नहीं आ रहा है, वो सिर्फ उसी लेवल तक रखना चाहता है कि बहुत ज्यादा नहीं हो, मतलब कि चर्चा हो 2-4-10% वोट अगर योगी आदित्यनाथ से हट जाए, उसकी भी मंशा शायद यही होगी कि जो ये सारा कुछ कर रहा है कि बस 2-4-10% या फिर कुछ सवर्ण वोट अगर टूट के हमारी तरफ आ जाए तो हमें फायदा हो, लेकिन वो समाज में तनाव नहीं पैदा होने देना चाहता। और रही बात ओबीसी की, ओबीसी में सर मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, सारा फ्रेंड सर्कल लगभग ओबीसी का है। इतनी जातियां ओबीसी में है ना, इतनी जातियां हैं कि कभी कभी कट ऑफ मार्क्स जनरल के बराबर पहुंच जाता है। और वो ये चीज समझ रहे हैं कि यार कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं, कुल मिला के 3% लोग हैं सरकारी नौकरियों में जाएंगे आदर्श स्थिति में। ये 3% में भी सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग जो है वो ओबीसी का है, जो कि सरकारी नौकरी वगैरह में जाएगा, संख्या के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। अब उसमें भी जब जनरल के बराबर ही कट ऑफ जा रहे हैं मोटा मोटी, और 50% देश की लगभग आबादी को ओबीसी में डाल दिया है, तो उनका कंपटीशन तो और बढ़ गया सर। वो बेचारे कहां खुश हैं? आप जितना भी उदाहरण दे रहे होंगे, जितना भी सवर्ण समाज की तरफ से जो भी उदाहरण आ रहा होगा कि 4 मार्क्स आ गया तो डॉक्टर बन गया, तो ये सारा एससी एसटी को लेके, ओबीसी का उदाहरण कोई नहीं है। और इस बार फर्क क्या था, यूजीसी में ओबीसी ऐड हुआ था, बाकी तो जैसे थे वैसे हैं ही। तो जो वर्ग इतनी बड़ी आबादी है उसको फायदा नहीं मिल पा रहा, वो क्यों सड़कों पर उतरेगा इन सब चीजों के लिए? पीएम मोदी क्यों निशाने पर है? ऐसा क्या वजह है? क्योंकि इतने सालों तक क्या लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई एक रास्ता उन्हें आने वाली लीडरशिप के लिए तैयार करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, या इसमें कोई इंटरनल इनफाइटिंग भी दिखती है? जैसे लोग कहते हैं कि साहब दिल्ली और लखनऊ के बीच में ठीक नहीं है, ये सब चीजें, क्योंकि इस दौरान आपने सारे स्टोरीज किए हैं, प्रोग्राम किए हैं, तो वो असेसमेंट क्या आता है? सर एक तो सबसे बड़ा चीज लगता है कि एक फटीग फैक्टर होता है हमारी राजनीति में। आप कितना भी बढ़िया हो, लेकिन तीसरा टर्म जब आपको आता है तो थोड़ी सी तो आपको पॉपुलैरिटी अपने आप चली जाती है बिना कोई वजह भी। तो एक फटीग फैक्टर है, और उस समाज में ज्यादा रहेगा जो लगातार सपोर्ट करता रहा था। जैसे सवर्णों ने जितना जोर लगाया था मोदी के लिए, तो अब तीसरा टर्म हो रहा है तो उनके में थकान भी उतनी ही ज्यादा है। जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, ये जो नए सपोर्टर बने हैं उनमें अभी उतनी थकान नहीं है, लेकिन जिन्होंने 2013 से लगातार इनके लिए काम किया था, तो अब थोड़ा लग रहा है कि यार अब थोड़ा बदल के देखते हैं। ये होता है, स्वाभाविक है। तो एक तो वो फटीग फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, वो मैं महसूस कर रहा हूं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो नैरेटिव बहुत दिनों से चल रहा था कि गडकरी से नहीं पटती तो योगी आदित्यनाथ से नहीं पटती, पर वो कभी भी कोई प्रूव नहीं कर सका। वो एक नैरेटिव की शक्ल में हमेशा से था, उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस वजह से ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे बीजेपी समर्थकों को लगता है कि मोदी का ये आखिरी टर्म है, और इस वजह से वो जोर लगा रहे हैं कि मेरा वाला ऊपर एस्टेब्लिश हो जाए कि नहीं है। और समर्थक नेताओं के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अमित शाह क्या चाह रहे हैं या योगी क्या चाह रहे हैं, और उस लेवल तक किसी की पहुंच भी नहीं है, और वो चाहेंगे भी तो किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन जो समर्थक है अपने अपने हिसाब से, उसे लग रहा है कि यार 2029 में मोदी नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आ जाए, और वो समर्थकों का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। नेताओं ने कहां कुछ कहा है,
और एक बात जान जाइए कि इससे नुकसान सभी को है। जैसे कि योगी जी को नुकसान तो है ही, वो डायरेक्ट दिख रहा है कि सवर्ण जितने ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो दूसरा वाला काउंटर पोलराइजेशन होगा। जो समस्त हिंदू परिवार मिलकर अगर देता था, जो आंदोलन कर रहे हैं सवर्ण, वो कह तो रहे हैं कि योगी को जिताना है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि तुम्हारे एग्रेसिव होने से बाकी का नुकसान होगा कि नहीं। उनकी सब समझ में है, नहीं है, भावनाओं का अतिरेक है, ये मुझे नहीं पता। ठीक उसी तरह यूपी के अंदर भी लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य करे, केशव प्रसाद मौर्य वाला फैक्टर तो हमेशा से था ही ना। तो कुछ लोग उसका भी फायदा उठा रहे हैं। और इस बीच जो अपोजिशन है, अखिलेश यादव, उनको लग रहा है यही मौका है, खूब ब्राह्मण प्रेम दर्शाओ, शायद कुछ हमें भी प्राप्ति हो जाए। ये होता है, राजनीतिज्ञ है तो वो तो चाहेगा भाई कि जो उससे असंतुष्ट है वो मेरे पास आ जाए, मायावती के पास काहे जाए। तो उन लोगों ने भी थोड़ा सा अपनी पोस्टरिंग की है कि ये कोई बोलेगा नहीं जी। अपने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव घूम घूम के समझा रहे कि ना कोई जातिवादी गाना गाएगा और ना एल्बम बनाएगा, ना कोई ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा, तो वो भी अपने संभल रहे हैं। तो ये अभी साल भर के आसपास का समय, ये मार्च 2026 है। मेरे हिसाब से मार्च 2027 में यूपी इलेक्शन है। 12 महीने यूपी जैसे राज्य के राजनीति के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। तो ये सब प्रयोग चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। और हां, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जिनकी पोजिशनिंग आपको बदलती लग रही है, मैं खास करके यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, एज इट इज मत लीजिए। थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए कि पिछले 6 महीने के आसपास उनकी एक्टिविटीज कैसी रही है। बहुत तो कुछ पता चल जाएगा उससे। मुझे लगता है कि ये तो दर्शक देख ही रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से सवाल होंगे, वो तो सब आएगा। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई में कांग्रेस ने इस पे कोई स्टैंड शो नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो करेंगे भी नहीं। वो इसलिए करेंगे कि वो, देखिए, ये ऐसा मामला है ना कि कांग्रेस अगर कुछ भी बोले, जैसे राहुल गांधी तो हमेशा से कहते ही रहे हैं कि आईएएस में इतना दलित नहीं है, तो इतना ओबीसी नहीं है, तो उनका तो वो जातिगत जनगणना वाला आग्रह रहा है हमेशा से। ये पहली बार कांग्रेस को महसूस हो रहा है कि सवर्ण भी बीजेपी से नाराज हैं, हो सकते हैं। तो हम तो परंपरागत रूप से सवर्णों की पार्टी हैं, तो जो आ रहा है उसको हम बोल के क्यों वापस वहां भेजे, इसलिए वो साइलेंट हैं इस पूरे मामले पे। ये रणनीतिक खामोशी है सर, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हर कोई कह रहा है मोदी को हटाना है, लेकिन उन्हीं से पूछेगा कि हटाना है तो लाना किसको है, तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। उनसे कभी पूछिएगा, जो भी इस तरह एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहे हैं ना कि मोदी को बता देंगे और पता नहीं तेलिया है तो अमित शाह ये है या धर्मेंद्र प्रधान, बोलोगे ठीक है मान लिया, लाना किसको है? तो कोई कहेगा कि अपनी पार्टी बना लेंगे, तो कोई कहेगा सवर्ण प्रदेश बना लेंगे, कोई सवर्ण देश बना लेंगे। तो पता चलेगा कोई इतना ये भी कहेगा कि भाई हम तो उसी घर के हैं, हम तो अपने हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन वोटवा तो देंगे मोदी को। ये भी कहने वाले बहुत है। और मैं जानबूझ के इस लैंग्वेज बोल रहा हूं क्योंकि ये पूर्वांचल और बिहार वाला ये पूरा इलाका है ना, यही कास्ट को लेकर ज्यादा सेंसिटिव रहता है। हाँ, बाकी सब जगह तो ये नहीं दिखाई दिया, मतलब पूरे देश में था तो लोगों को आना था कि भाई नाराजगी भी पूरे देश में कहीं दिखती। अच्छा, कोई ये नुकसान जो होगा, अगर कोई नुकसान आपको लगता है, कोई नुकसान है ये, या मोदी चूंकि उनकी भी एक खामोशी, लोग हालांकि जनरली पीएम इस तरह के मामलों में बहुत रेयर ही बोलेंगे, कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि ये नुकसान होगा? जैसे जेएनयू में बहुत सालों बाद आवाज लौटी है वो डपली की, आपने देखा होगा जुलूस, क्योंकि लंबे समय से तो वो खामोश हो गए थे। उनको चूंकि जमीन पे तो वो कभी थे भी नहीं भाई, जमीन पे तो त्रिपुरा हारने के बाद सिर्फ एकमात्र केरल बचा है, और वो केरल का वामपंथी और देश का वामपंथी दोनों एक दूसरे को बुर्जुआ बताते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं। तो आपको लगता है कि ये नुकसान परसिस्ट करेगा या ये चला जाएगा? मतलब लोग चूंकि धीरे धीरे उनको लगेगा फैसले होंगे, सवाल खड़े होंगे, और ये मामला मतलब बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा या बीजेपी इससे पार पा जाएगी? क्योंकि सर, अगर मैं कहूं जी, अगर मैं कहूं कि नुकसान, जी, अगर मैं कहूं कि नुकसान नहीं होगा तो ये मैं सरासर झूठ बोलूंगा। नुकसान होगा, कितना होगा ये
12 महीने अभी समय है, ये कितना उसको मैनेज कर पाते हैं, कितना इसको पीछे धकेल पाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और दूसरी बात आपने जेएनयू वाली बोली ना, मैं या फिर कोई भी जो मोदी का प्रशंसक होगा या बीजेपी का प्रशंसक होगा, वो दिल से चाह रहा होगा कि जेएनयू वाले खूब डफली बजाएं, क्योंकि इनकी डफली जो अभी इधर उधर भटके हैं ना, उन सबको वापस ट्रैक पे ले आएगी। एक स्वाभाविक है, जो कि देखिए हर कोई जानता है कि ये लोग इंडियन आर्मी के बारे में गलत बात बोलते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। हर कोई जानता है कि ये देवी दुर्गा जी को गलत शब्द बोलते हैं। हर कोई जानता है सरस्वती जी के बारे में बोले। हर कोई जानता है कि इनको बस हिंदुइज्म से बहुत नफरत है, इनको गाजा वगैरह से ज्यादा प्रेम है। तो ये तो आज जो वास्तव में सवर्ण आंदोलन या फिर इन सब के बावजूद भी आज जो सही में दिल से चाहता होगा ना कि बीजेपी आए, वो ये भी चाहता हो कि ये लोग खूब डफली बजाएं, और इन लोग जितना उत्पात करेंगे ना, उतना जितना हुआ है नाराज, वो वापस लौटने लगेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इनको थोड़ा सा फ्री दे रहा है कि तुम तो हमेशा करते हो, थोड़ा सा ज्यादा आतंक फैलाओ ताकि हमारा वाला जो नाराज है वो वापस हमारे बाड़े में आ जाए, हमारी भेड़ हमारे बाड़े में वापस आ जाए। हो भी सकता है, कौन जानता है। देखिए कितने सारे ऑप्शंस जो है प्रसून ने दिए हैं, तो आप लोगों को ये सब देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। आप जो चाहें ले सकते हैं। प्रसून ने सारी दुकानें वो बताई हैं कि इस समय कौन कौन सी दुकानें खुल गई हैं और कौन कौन सी दुकानों ने अपना रंग बदल लिया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा रही प्रसून, और हम लोग फिर आगे जुड़ेंगे। हालांकि मुझे आपका राष्ट्रवाद वाला बहुत ही अद्भुत लगा था, जिसमें बताया कि अर्बन नक्सल को कैसे खत्म करना, तो हम जल्दी उस पर भी चर्चा करेंगे। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तमाम दर्शकों को इससे अनुरोध है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रसून के वीडियो एनएमएफ आप जरूर देखते होंगे क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन अगर वो देखते हैं तो प्रसून के वीडियो पर जरूर जाइए और कमेंट जरूर लिखिए। हाँ, चाहे आप उसमें जो भी आपका सहमति असहमति, क्योंकि प्रसून को मैं जानता हूं, वो सुदीर्घ जो जर्नलिज्म की परंपरा है उसके स्टूडेंट हैं। वो सहमति और असहमति को दोनों को स्वीकार करना जानते हैं, और बिल्कुल यही बिल्कुल। बस। आपका दिन शुभ हो।